वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का साइंस विषय का टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और साथ में खासकर वो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे अगले साल यानी कि 2025 में विज्ञान विषय का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये सारे प्रश्न एकदम बोर्ड लेवल प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, और ये सारे प्रश्न को खुद ही बिहार बोर्ड ने ही सेट किया है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारे सीरीज का शायद वीडियो नंबर लगभग 8वां वीडियो नंबर ये है हमारे सीरीज का। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिस सीरीज में क्लास 10 के रिलेटेड हर विषय का एक गेस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिससे आप लोग पढ़कर अपने एग्ज़ाम में 4 चांद लगा सकते हैं, अपने एग्ज़ाम के हर विषय में 90 प्लस ला सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही वरदान रूपी साबित होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि मैं जितना ही मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूँ उसमें सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सारे के सारे प्रश्न आपका एग्ज़ाम में रिपीट होते हुए दिखेंगे। आप एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, दिसंबर में आने वाले ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है उसी में आप मिला लीजिएगा कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं आपके एग्ज़ाम में, जिसमें से आपको लगभग तो 50 से 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल रहे होंगे। कहाँ से? तो मैं जो आपको करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपको जो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको आप देखें समझें। उसका मैं लिंक मतलब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन पर आप क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव का कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? मतलब टिंडल प्रभाव जो है ना, प्रकाश का कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है बतलाइए। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रवर्तन बताता है, प्रकाश का अपवर्तन बताता है, कि प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, या प्रकाश का परिणन दिखाता है। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है? CH4 है, कि आपका C2H6 है, कि आपका C2H4 है, कि आपका इनमें से सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब कि ये सब यौगिक ईंधन के रूप में कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4th नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास गेहूं को खाएगा, गेहूं जो है घास को खाएगा? कभी नहीं खाएगा। आम गेहूं को खाएगा? नहीं खाएगा। गाय जो है बकरी को नहीं खाएगा। मछली घास को नहीं खाती है। बचा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बकरी घास खाएगा और बकरी को मानव खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या ऑप्शन सी, एकदम बउआ वाला सवाल आप लोगों के लिए दिया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर करना है, इसलिए आपको हर एक विषय को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको PYQ देखना पड़ेगा कि किस आधारित पर बिहार बोर्ड आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहा है। देखिए कुछ बिहार बोर्ड आसान क्वेश्चन भी सेट कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन बिहार बोर्ड मीडियम लेवल सेट करता है, कुछ हार्ड लेवल। इसलिए आप लोग को मन लगाकर सिर्फ पढ़ना है। जितना मैं आपको PYQ कराता जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन बैंक से, उसी से रिपीट होगा आपका प्रश्न। आप देखिएगा अपने एग्जाम में सीधे सीधे टकराने का संभावना है, इसलिए आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए। जो गलती हो रहा है उसे अपने कॉपी में नोट करिए। देखिए ये जो प्रश्न है रिपीट हो रहा है,
हम जो कराए हैं आपको प्लेलिस्ट में, ये भी रिपीट हो रहा है, पीछे का 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जब यहाँ रिपीट हो रहा है तो आपके एग्जाम में कितना रिपीट होगा, इसलिए आप पढ़ते चलिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का लॉस, मतलब कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। देखिए पिछले लगातार 3 वीडियो में आपसे पूछा था ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, लेकिन ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो उपचयन के बारे में मैंने अंतिम 3 वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आज हम अपचयन के बारे में बताएंगे। अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है, ठीक है। रिडक्शन के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है? लॉस होता है, LOSS, पहले अच्छा से लिख देते हैं आपके लिए। देखिए लॉस ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन का हटना। दूसरा में हाइड्रोजन का जुटना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा जो है क्या है? तीसरा है प्लस इलेक्ट्रॉन का जुटना, रिडक्शन कहलाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में पहुंचेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है कि 18 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 है। ये भी मेरे प्लेलिस्ट वाले क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है प्रश्न, इसलिए चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का डिब्बा पर जिंक का लेप के बजाय टिन का लेप होता है, ऐसा क्यों बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। देखिए खाने वाला जो पदार्थ रहता है ना, जैसे ये डिब्बा है, ये डिब्बा जो है रसगुल्ला का डिब्बा है, ठीक है। मान लीजिए रसगुल्ला का डिब्बा है, ठीक है। अब इसमें क्या करता, अगर जिंक हम लगा दिए, ये हम लोग जिंक लगा दिए, और एक और डिब्बा है, ठीक है। इसमें क्या है? आपको रसगुल्ले रखल है, ठीक है, रसगुल्ला रखा हुआ है। इसमें भी हम लोग, इसमें क्या किया हम लोग? टिन का लेप लगा दिए यहाँ पर। तो बताइए कौन सा डिब्बा? ये तो जिंक का है और ये है टिन का, ठीक है। तो कौन सा सेफ है? तो ये सेफ नहीं रहेगा रसगुल्ला खाने लायक। क्यों? क्योंकि जिंक जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। किससे? जिंक से। ये क्या करेगा? रसगुल्ला को ख़राब कर देगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन टिन जो है बहुत ही कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, इसलिए खाने वाला सामान को बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसे पूछा हुआ है आपका, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रा। नेक्स्ट प्रश्न 10वां, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आधा। देखिए ये भी रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z बराबर 16 होता है। और K सेल, L सेल, M सेल 2, 8 और बचेगा 6। ऑप्शन सी हो जाएगा 6। आप क्लोरीन का याद करिए, एक सोडियम का बनाइए और एक सल्फर का बनाइए। यही पिछले 3 जितना भी मैंने कराया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें यही 3 को बार बार पूछा जा रहा है, समझे। इसलिए आप बस यही तीनों को करिए, और करना है तो 20 तक करके रखिए। हर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के रखिए 20 तक, क्योंकि आप 10th में हैं, इसलिए 20 तक करके रखिए। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु हैं? देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 6 है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की बिंब दूरी ली जाती है। देखिए कोई भी आपका दर्पण हो, एक ये हो गया आपका ये जो है क्या चीज़, ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, बोले तो उत्तल दर्पण है। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ये जो है पोल है, तो इधर हमको क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है।
इधर क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अब चलिए अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये भी पोल है, ठीक है। अब इधर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ई भी निगेटिव लिया जाता है और इधर पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं, कि अग्नाशय से। तो पित्तरस स्रावित होता है अग्नाशय से, ऑप्शन है करेक्ट होगा, पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, मलेरिया होने का कारण कौन बनता है भाई, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, कि इनमें से कोई नहीं, कि प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण, एनोडी करके नाम होता है, एनोडीजाइन करके नाम होता है, ये होता है एनोडीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर, एनोडाइजेशन होता है, सॉरी मैं भूल रहा था, एनोडाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितना है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न, कुछ प्रश्न आपको लग रहा होगा भारी है, टफ है, लेकिन कुछ प्रश्न आसान भी है, बहुत आसान। जैसे मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये क्वेश्चन 17 नंबर बहुत आसान है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना साल भर से, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं रुक रहा होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े वो बोलेंगे सर आप मेरा क्या है, मैं फेल कर जाऊं, तो ऐसा डरने की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ मैं जो बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करते जाइए, प्लेलिस्ट से हर सब्जेक्ट का आपको दूंगा अभी से लेकर एग्ज़ाम तक, और उसी से आपको संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। नहीं विश्वास है आप ऑफिशियल मॉडल पेपर से मिला लीजिएगा, लेकिन देखिएगा आने की संभावना ज़रूर है, देखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, कौन सा ऐसा गैस है जो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको कोई क्रैश कोर्स ज़रूरत नहीं है करने की, वो भी क्रैश कोर्स वाला यही कंटेंट कराएंगे आपको, मैं बता देता हूँ, और ऑनलाइन है, कुछ दिन कराएंगे कुछ दिन बंद कर देंगे, यही होता है, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं जो करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब टोटल इम्पोर्टेंट और गेस प्रश्न है, इसी से आने की संभावना है, वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। इसलिए आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। अभी आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हर साल क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होता है ना बिहार बोर्ड, उसमें आपको ये क्या चीज़ कहते हैं, दर्पण वाला जो बनाने का रहता है, इमेज मिरर वाला बनाना रहता है ना, मिरर और इमेज वाला आपका ऑब्जेक्ट वाला, ये सब वो वाला मैं टोटल के टोटल मैं आपको करा के दूंगा वीडियो के साथ। आज आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो अजैव निम्नीकरण कचरा इसमें से कौन है, तो थर्माकोल है, ऑप्शन सी। हाँ मैं भूल रहा था, वो जो बताया मैं रे डायग्राम आप पढ़े होंगे प्रकाशिकी में, पर लाइट वाला चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि आपका कनकेव मिरर मतलब कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ रहता है ना इमेज, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यही चैनल से जुटे रहिए और उसका भी लिंक आपको जल्द ही मिल जाएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो है उत्तल। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ये वाला, और यही फोकस रहता है यहाँ पर इसका, और एक रहता है ये वाला, तो इसका फोकस यहाँ पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये जो है उत्तल, ये जो है ना मैं इसी में कंफ्यूज होता हूँ, हर वीडियो में कंफ्यूज हुआ। ये जो है ना आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, और ये है आपका अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बढ़ता है करेक्ट होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन ए, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? मैंने बताया था आपको पावर का फॉर्मूला, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। एक होता है फॉर्मूला वी स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला होता है वी आई। ये होता है तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपका ये हमारा तीसरा नंबर फॉर्मूला होता है वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आई आर का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही कौन नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं है? तो ऑप्शन डी दिमाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी जो गाड़ी रहता है, वाहन जो चलता है, मालगाड़ी सब ढोने वाला, उस पर जो लगा हुआ रहता है दर्पण किनारे में बाहर की ओर निकला हुआ, वो हमेशा आपका उत्तल दर्पण रहता है। क्यों उत्तल दर्पण ऐसा रहता है? उत्तल दर्पण ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है ये हमेशा ही किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है बहुत ही छोटा बनाता है और पूरा वाइड एंगल व्यू देता है। मतलब जितना चौड़ा से चौड़ा हो सके पीछे का जो नज़ारा देता है, कि गाड़ी का पीछे का नज़ारा जितना चौड़ा से चौड़ा हो सके देता है। किसको? ड्राइवर को, जिससे गाड़ी चलाने में उसे आसानी होता है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न। किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? लाल। ये मैं पिछले 2 वीडियो से बताता आ रहा हूँ, इसलिए आपको पिछले 2 वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए, समझिए और बिंदास होकर एग्जाम में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 27 नंबर। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्थारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 28 नंबर। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन डी बायोमास है। ये भी 28 नंबर प्रश्न है। जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे होंगे ना, मेरे जो प्लेलिस्ट करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, जो कर रहे होंगे उनको तो ये सब प्रश्न रट गया होगा। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वृषण। चलिए 30 नंबर में। फ्लेमिंग के बाह्यमहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो तर्जनी संकेत क्या करती है? तो ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए 30 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निम्न में से गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है गंगा में मछली पालना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 32 नंबर। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग कहलाता है कौन सी? तो ऑप्शन ए पुंकेसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जा सकता है? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन भी उत्तल लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। मैंने इसे कम्युनिटी पोल पर भी पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोल पर। मेरे चैनल पर जाइएगा और उसी में आपको कम्युनिटी पोल होगा, उसमें देखिएगा। मेरा चैनल जो है @साजन 444 है, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला कर देता है कौन? क्षार। यह है रेड को नीला कौन करता है? तो बेस। ठीक है, और एसिड क्या होता है? एसिड आपको होता है नीला को रेड कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 36 नंबर प्रश्न। कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा भी लक्षण है जो वंशागत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आँख का रंग।
ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि 7 जो होता है ना न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक जो है सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H4। 39 नंबर प्रश्न के चलेंगे। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक आबंध बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 40 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या कहलाता है? तो यूनिट कहलाता है। बस यही इतना था आपके लिए, आज के लिए बस इतना ही था। इसलिए मैं कहा हूँ कि आपको जितना ही मैं प्लेलिस्ट में वीडियो देता जा रहा हूँ बस वो करते जाइए आप। उसी से आप देखिए आने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में। चाहे मॉडल पेपर से आप मैच करिए, चाहे आप एग्ज़ाम में बैठिएगा उससे मैच करिए। बस आप खाली विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। अभी से लेकर अपने एग्ज़ाम तक हर एक विषय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव गेस प्रश्न फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे हम। ना ही क्रैश कोर्स में कोई जुटिए, वो सब बेकार है एकदम, सिर्फ बिजनेस के लिए है। दूसरा, ना ही ब्रिलियंट पब्लिकेशन, ना ही गोल्डन पब्लिकेशन, ये सब बुक लीजिए मत, क्योंकि उस सब में आंसर ही गलत रहता है, समझे। उस सब गूगल से देख के मारता है, तो उस सब में आंसर ही गलत रहता है, समझे। तो गूगल से मतलब सही रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड का भी कुछ कुछ का आंसर जो होता है खुद ही बिहार बोर्ड देता है, तो वो अपने हिसाब से देता है। इसलिए कहे कि बस आप लोग ध्यान लगा के पढ़ते जाइए जितना आपको बताया जा रहा है, उसके बाद परेशान नहीं होने का है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।